नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण शासक रजिया सुल्तान की। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासन 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया ने लगभग 3.5-4 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। तो आप इसको एक कहानी के रूप में समझिए कि रजिया किस प्रकार से सुल्तान बनी। जब वो सुल्तान बन गई तो उसके बाद उसका शासन किस प्रकार का रहा और रजिया का अंतिम समय कैसा था और रजिया के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो अपन शुरुआत करते हैं कि रजिया दिल्ली के पहले के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश के बड़े पुत्र को बदायूं का गवर्नर बना दिया गया था और बदायूं के गवर्नर यानी इल्तुतमिश के बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाने से इल्तुतमिश के सामने उत्तराधिकार का बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। अब इल्तुतमिश के अन्य 2 पुत्र रुकनुद्दीन और बहराम शाह दोनों अयोग्य थे, शासन चलाने के लायक नहीं थे, विलासी प्रवृत्ति के थे। इसलिए इल्तुतमिश ने यह साहस दिखाया उस जमाने में कि वो अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बना सके। तो जैसे ही उसने उत्तराधिकारी घोषित किया रजिया को, तो दिल्ली के तुर्क सरदार बड़े नाराज हुए। उन्होंने इल्तुतमिश के ही पुत्र रजिया के सौतेले भाई रुकनुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब रुकनुद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो वो बड़ा विलासी प्रवृत्ति का था, शासन चलाने में अयोग्य था। तो इसका असर ये हुआ कि दिल्ली में चारों ओर अराजकता फैल गई। दिल्ली के आसपास के जो सूबे थे वहाँ विद्रोह भड़क गया। तो जब रुकनुद्दीन लाहौर के विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर निकला तो पीछे से शुक्रवार के दिन रजिया ने सामूहिक सभा में नमाज पढ़ते समय दिल्ली की जनता से अपील की और अपना हक मांगा, क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी रजिया को ही बनाया गया था। जब दिल्ली की जनता से उसने अपना हक मांगा या हक की अपील की तो रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता को संबोधित किया और लाल वस्त्र न्याय को मांगना या न्याय मांगने का प्रतीक माना जाता था। तो दिल्ली की जनता ने रजिया को समझा और उसका साथ दिया। दिल्ली की जनता रुकनुद्दीन के महल में घुस गई और रुकनुद्दीन की माँ शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। जब यह सब रुकनुद्दीन को पता चला तो वो वापस दिल्ली में आता है और रुकनुद्दीन और रजिया की सेना के बीच एक छोटा युद्ध होता है जिसमें रुकनुद्दीन को भी बंदी बना लिया जाता है और माँ बेटे की हत्या करवा दी जाती है। इस प्रकार दिल्ली की शासक रजिया बनी। रजिया एक योग्य, साहसी, कुशल राजनीतिज्ञ और चतुर महिला थी। रजिया के सुल्तान बनते ही उसने दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम कर दी। लेकिन जैसे ही वो सुल्तान बनी तो दिल्ली के वो तुर्क शासक जो उससे या दिल्ली के वो तुर्क सरदार, अमीर सरदार जो नाराज थे, उनका धीरे धीरे रजिया ने दमन किया और गैर तुर्क सरदारों को उस दल चालीसा में शामिल करने की शुरुआत कर दी। लेकिन रजिया का महिला होना उस जमाने में और साथ ही साथ वो जब दरबार में आती थी तो रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों वाले वस्त्र पहनकर दरबार में आती थी। तो उसने अपने सर पर पगड़ी और पुरुषों का कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं कि रजिया जब दरबार में आती थी तो काबा और कुलाह पहनकर दरबार में आती थी और यह सब तुर्क सरदारों को पसंद नहीं था और वो किसी महिला के सामने झुकना भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए बड़ी नाराजगी थी। तो अब शासिका बन गई, चारों ओर शांति व्यवस्था हो गई, शासन सुचारू रूप से संचालित होने लगा दिल्ली सल्तनत का। लेकिन रजिया कुंवारी थी
और रजिया जब बचपन में युद्ध कला और राजनीति के गुर सीख रही थी, तो उसको युद्ध या अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। और जो याकूत था वो एक दास यानी गुलाम था। याकूत ने ही शस्त्र विद्या रजिया को बचपन में सिखाई, लेकिन याकूत तुर्क नहीं था और उसका रंग भी काला था। और तुर्क जो थे वो मध्य एशिया से आए थे और वो गोरे थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। याकूत एक कन्वर्टेड मुसलमान था, इसलिए भी वो तुर्क बड़े नाराज हुए कि रजिया की नज़दीकियां याकूत से हैं। तो याकूत से धीरे धीरे रजिया की नज़दीकियां बढ़ गई। ऐसा भी कहते हैं कि दोनों में प्रेम संबंध थे, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। लेकिन जब रजिया छोटी थी तो रजिया का एक साथी था और वो साथी आगे जाकर बठिंडा का सूबेदार यानी गवर्नर बना था, इल्तुनिया। तो इल्तुनिया एक तरफा प्यार करता था रजिया से, तो रजिया तो दोनों के बीच में फंस गई। रजिया अपना दिल दे बैठी याकूत को और इल्तुनिया अपना दिल दे बैठा रजिया को। तो इस तरह से ये विवाद बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। तो हम इसको थोड़ा व्यवस्थित बात करते हैं कि रजिया अपने भाई, अपने सौतेले भाई रुकनुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठी। जैसे ही वो गद्दी पर बैठी, सबसे पहले उसने दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम की। दिल्ली में जो चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, दिल्ली में शांति व्यवस्था कायम की और जो उसके विरोधी थे, विरोधियों का दमन किया। और जब उस जमाने में क्या होता था कि महिलाएं पर्दा रखती थी, इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। तो रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। वह पुरुषों वाले वस्त्र पहनकर दरबार में आती थी। अब जो वस्त्र पहनकर, पुरुषों वाले वस्त्र पहन के दरबार में आती थी, तो इसको हम कहते हैं कि काबा व कुला पहनकर दरबार में आती थी। काबा का अर्थ हो गया कुर्ता, पुरुषों वाला कुर्ता पहनकर दरबार में आती थी। और कुला का अर्थ हो गया पगड़ी पहनकर दरबार में आती थी। ये एक बहादुर महिला थी। उस समय जो शासक या सुल्तान की जो रानी या बेगम होती थी उसको सुल्ताना कहते थे, लेकिन इसने अपने आप को सुल्ताना कहलवाना पसंद नहीं किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए हम इसको रजिया सुल्तान कहते हैं। ये अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझती थी, युद्ध कला में निपुण थी, लेकिन धीरे धीरे इसके विरोध बढ़ता गया। अब विरोध इसके खिलाफ बढ़ता गया तो हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसने काबा और कुला पहनकर दरबार में आती थी। याकूत था, याकूत को अपना सलाहकार व अंग रक्षक नियुक्त किया। कई सरदारों को इसने राजी करने के लिए दिल्ली के बाहर बड़ी बड़ी जागीरें भी दे दी। और बलबन
बलबन को अमीर ए शिकार का पद दिया, अमीर ए शिकार का पद दिया। और साथ में 40 में यानी गैर तुर्क सरदारों को अपने दल 40 में शामिल किया, दल 40 में शामिल किया। कहते हैं कि यह हिंदू जनता के प्रति भी उदार थी, यह अपनी जनता के लिए कार्य करती रहती थी, जनता के लिए कुएं भी बनवाए, इसलिए जनता के लिए और अन्य व्यवस्थाएं भी की, अस्पतालों की और स्कूलों की व्यवस्थाएं भी की। 4 वर्ष जो शासन किया वो व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्ण शासन रहा। लेकिन धीरे धीरे जो अंदर का विद्रोह था या जो तुर्क शासक इससे नाराज थे वो नाराज होते चले गए। और दूसरा, ये उस समय कुंवारी थी, वो कुंवारी थी तो इसके पास बड़े बड़े ऑफर आते थे सरदारों के शादी के लिए। और उनमें से इसका एक बचपन का दोस्त था अल्तुनिया, इसके एक बचपन का दोस्त था जो उस समय बठिंडा का शासक बनाया इसने, अल्तुनिया को। लेकिन ये याकूत से प्रेम करती थी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं याकूत से प्रेम संबंध घातक सिद्ध हुए। लेकिन बठिंडा शासक इल्तुनिया इससे विवाह करना चाहता था। कहते हैं बचपन का दोस्त था, विवाह करना चाहता था। लेकिन जैसे ही इल्तुनिया को पता चला कि ये तो याकूत को चाहती है तो उसने विद्रोह कर दिया। तो लाहौर और बठिंडा में रजिया सुल्तान के साम्राज्य में विद्रोह हो गया। जब ये इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गई और याकूत से युद्ध लड़ा तो जब दिल्ली से बाहर गई और बठिंडा के शासक अल्तुनिया से युद्ध लड़ा तो अल्तुनिया की जीत हुई और रजिया सुल्तान हार गई। इसी युद्ध में याकूत की मृत्यु हो गई। अब रजिया अकेली पड़ गई तो रजिया को बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद कुछ समय बाद अल्तुनिया ने यह बताया कि आपको तो बंदी बना लिया गया है, लेकिन आपके पीछे से दिल्ली का सुल्तान, आपका सौतेला भाई बहराम शाह को बना दिया गया है वहाँ के तुर्क सरदारों ने। तो तुर्क सरदार पहले से ही नाराज थे। जैसे ही उन्होंने मौका पाया कि दिल्ली से बाहर गई हुई है रजिया सुल्तान, तो पीछे से उसके सौतेले भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब रजिया का जो सलाहकार था वो मर चुका था, अंगरक्षक मर चुका था। तो रजिया ने यही फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि यदि वो अल्तुनिया से शादी करती है, और अल्तुनिया ये चाहता भी था, तो शायद दिल्ली की गद्दी वापस मिल सकती है। तो उसने दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने के लिए अल्तुनिया के प्रस्ताव को मान लिया और अल्तुनिया से शादी कर ली। अब बठिंडा शासक और रजिया दोनों बड़ी सेना लेकर दिल्ली की ओर चलते हैं और बहराम शाह से युद्ध करते हैं। अब इस युद्ध में बहराम शाह की जीत होती है और अल्तुनिया व रजिया सुल्तान वापस बठिंडा की ओर आ रहे होते हैं। तो रास्ते में हरियाणा के केथल नामक स्थान पर दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं। और जैसे ही वो आराम करने लगते हैं, कहा जाता है कि कुछ डाकू, कुछ लुटेरे आते हैं और उनको लूटते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि जो बची खुची सेना थी वो भी रजिया और इल्तुनिया का साथ छोड़कर चली गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो मरे नहीं थे, वो वहाँ से धीरे धीरे राजपूताना की तरफ आ गए थे और टोंक में आकर उनकी लगभग 1-1.5 महीने के बाद मृत्यु हुई थी उस युद्ध के। तो इस तरह के प्रमाण भी मिलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि ये दो याकूत से प्रेम संबंध थे और ये भी विवाह करना चाहता था। तो बठिंडा शासक
इल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। जब इल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया तो विद्रोह को दबाने के लिए बठिंडा का शासक था। विद्रोह दबाने के लिए दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में याकूत मारा गया। वह रजिया को इल्तुनिया ने बंदी बनाया। अब वो इल्तुनिया की बंदी थी और ये मौका पाकर रजिया के सौतेले भाई बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के अमीरों की सहायता से बैठ गया। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे ये रजिया को और इल्तुनिया को पता चला, दोनों ने विवाह कर लिया। तो रजिया ने जो विवाह किया वो इल्तुनिया से विवाह किया। बठिंडा शासक है, इल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो देखिए, इल्तुनिया से विवाह करने के बाद ये दोनों दिल्ली की और बहराम शाह से युद्ध करने के लिए गए। तो रजिया ने बाद में इल्तुनिया से विवाह किया। रजिया जैसे ही दिल्ली से बाहर गई तो दिल्ली से बाहर जाने पर रजिया के सौतेले भाई और इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र सौतेले भाई बहराम शाह को तुर्क सरदारों ने दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। अब ये शासक बन गया बहराम शाह। तो दोनों के बीच, रजिया और इल्तुनिया और बहराम शाह, इनके बीच एक युद्ध होता है 1240 ईस्वी दिल्ली के समीप इल्तुनिया प्लस रजिया और बहराम शाह सभी तुर्क सरदार। अब इल्तुनिया रजिया की हार होती है, दोनों की हार होती है और बहराम शाह की जीत होती है। तो दोनों को हरियाणा के केथल के निकट डाकुओं या लुटेरों कह दो, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जाटों ने, कुछ इतिहासकार लुटेरों या जाटों ने हत्या कर दी, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अब हम बात करें कि रजिया की जो कब्र है, रजिया सुल्तान की कब्र है, उसमें 3 कब्र पर 3 अलग अलग स्थानों के दावे हैं। जो रजिया की कब्र है वो रजिया की एक कब्र है। कब्र होने का दावा 3 अलग अलग जगह पर हो रहा है। एक दिल्ली में एक कब्र है महरौली में, जिस पर लिखा है सुल्तान ए रजिया, और साथ में एक कब्र भी और है, तो वो याकूत की कब्र मानी जा रही है। दूसरी कब्र है इनकी केथल में, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस कब्र पर विश्वास किया जाता है वो है राजस्थान के टोंक जिले में। यह सर्वाधिक मान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि
इस कब्र पर लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्ताने, इस तरह से इस पर लिखा हुआ है। और साथ में एक छोटी कब्र भी है, उसको याकूत की मानी जाती है। तो मैंने बताया था, कई इतिहासकार कहते हैं कि इस कैथल के निकट जो डाकुओं से झड़प हुई उसके बाद इनकी मृत्यु नहीं हुई। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो भागकर राजपुताना की तरफ आ गए और टोंक में इनकी 1-1.5 महीने बाद मृत्यु हो गई। ये इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे। तो अगला जो शासक है वो है बहराम शाह। तो रजिया, आप रजिया के लिए आपने एक गाना भी सुना होगा या एक कहावत भी सुनी होगी, रजिया फंस गई गुंडों में। तो वो इसीलिए कहा जाता है रजिया फंस गई गुंडों में कि कैथल के निकट डाकू या गुंडों ने लूटने के लिए इनको गिरफ्तार या पकड़ लिया था। तो अब रजिया का जो सौतेला भाई है वो राजा बनता है बहराम शाह। बहराम शाह छोटा सा बिंदु है, आप इसको भी देख लीजिए। बहराम शाह 1240 से 42 ईस्वी लगभग 1.5-2 वर्ष तक राज करता है। इसको दिल्ली के अमीरों यानी तुर्क सरदारों ने शासक बनाया। जो शासक बनाया वो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने शासक बनाया। और बहराम शाह से एक नए पद नायब के पद की स्थापना करवाई। इसने एक नए पद नायब या संरक्षक की स्थापना करवाई या की। नया पद नायब या संरक्षक, तो सारी सत्ता उस नायब के पास रहती थी। ये नाम मात्र का शासक था। तो 40सा दल था वो और ज्यादा मजबूत हो गया। और इसने बलबन को अमीर ए आखूर यानी अस्तबल, घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख का पद दिया। अमीर ए आखूर का पद इसने बलबन को बनाया। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो बहुत बार पूछी जाती है, मंगोलों ने सफल आक्रमण बहराम शाह के समय ही किया था। 1241 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया और उन्होंने लाहौर को जीत लिया तथा लाहौर को जीत लिया। अब कहते हैं कि लाहौर को जब मंगोलों ने जीत लिया तो सुल्तान पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया कि वो विद्रोह या मंगोलों को भारत से भगाए। तो बहराम शाह ने अपने तुर्क सरदारों को विद्रोह दबाने के लिए लाहौर की तरफ भेजा। लेकिन तुर्क सरदारों ने प्लानिंग की, तुर्क सरदारों ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके बहराम शाह की ही हत्या कर दी गई। उन्होंने बहराम शाह की ही हत्या कर दी और इस तरह से बहराम शाह का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो हम कहेंगे तुर्क सरदारों ने बहराम शाह की हत्या करवा दी। तुर्क सरदारों ने बहराम शाह की हत्या करवा दी। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में अपन आगे हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।